नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चुनाव बिहार में है और सियासत का फोकस झारखंड की राजधानी रांची पर है और इसके केंद्र में है लालू यादव। भले ही लालू बिहार की सत्ता से आउट हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में चारा घोटाले की फांस से बेफिक्र राजद प्रमुख सजायाफ्ता कैदी होते हुए भी अपना दरबार सजा रहे हैं। क्यों लालू नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं और सियासत की जुबान तेज हो चली है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। लालू यादव बिहार की सियासत का वो नाम जिसने 90 के दशक में प्रदेश की सियासत को एक अलग पहचान दी, अपने स्टाइल से खास तबके को छूने की कोशिश की और लालू का यही अंदाज बाद में उन्हें पॉलिटिकल किंग मेकर की उपाधि भी दे दिया। चाहे सत्ता तत्कालीन संयुक्त बिहार की हो या फिर केंद्र की, लालू ने जब चाहा जैसा चाहा अपने सियासी सिक्के का इस्तेमाल जी भर कर किया। लेकिन आज भी लालू की ठसक कुछ ऐसी ही जान पड़ती है। इसकी तस्दीक बुधवार को बेहद गुपचुप तरीके से रिम्स निदेशक आवास में लालू से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की तस्वीरों से भी साफ हो गया। मतलब बिहार में चुनाव है और आरजेडी का अघोषित मुख्यालय बन चुका है रांची का रिम्स निदेशक आवास, जहां फिलहाल लालू को शिफ्ट किया गया है। 2017 से ही लालू रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के कैदी हैं, लेकिन अधिकांश समय बीमारी के नाम पर उन्होंने रिम्स में ही गुजारा है। झारखंड में बीजेपी की सरकार जैसे ही सत्ता से हटी और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार का चुनाव करीब आया, तो हेमंत सरकार ने लालू को रिम्स निदेशक के 3 एकड़ में फैले बंगला में शिफ्ट कर दिया। अब जरा ये नजारा देखिए। पटना के आरजेडी दफ्तर में बकायदा बायोडाटा हाथ में लिए खड़े ये वो नेता हैं जो सरपंच मुखिया बनने के बाद अब विधायक बनने का सपना संजोए हुए हैं। जी, हम मोहनिया विधानसभा के दावेदारी किए हैं। सुरक्षित सीट से मेरा नाम पड़ेगा राजू कुमार रावत। मेहतर समाज से हम लालू जी से उम्मीद रखते हैं कि हमको मेहतर समाज से एक सुरक्षित सीट हमको दिया जाए मोहनिया विधानसभा से। सर, उम्मीद तो यही है कि इतना पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। 2005 से ही मेरे बाबूजी भी विधायक रह चुके हैं, तो वही उम्मीद लेके आए हैं कि आगे मेरा भी कुछ हो। लेकिन अब ऐसे ही नेताओं की टोली रांची पहुंच चुकी है। गाड़ियों में भरकर नेताओं की फौज रिम्स निदेशक आवास के बाहर डटी है। इंतजार बस इतना कि लालू जी झट से हरी झंडी दे दें। हेमंत राज में खुद को कंफर्ट महसूस कर रहे लालू के दरबार पर सियासी आंच भी खूब लग रही है। सत्ता पक्ष लालू पर निशाना साध रहा है तो महागठबंधन के नेता पलटवार कर रहे हैं। सारे लोग टिकटार्थी वहां जुट रहे हैं और बोली लग रही है। जिसकी जितनी ऊंची बोली होती है उसी को टिकट एश्योर किया जा रहा है। यही नहीं, जिस तरीके से लालू जी के निर्देश पर वहां राजद के कार्यकर्ताओं की आवाजाही हो रही है, जिनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला छूट है। जनता अगर रांची तक उनसे मिलने पहुंच रही है, उनको देखने के लिए चाहत रखती है, और यहाँ जो नेता है बीजेपी एनडीए के, उनको जनता नहीं मिल रही है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको जो आरोप लगाना है लगाएं, उसका कोई उनको लाभ राजनीतिक नहीं मिलेगा। जाहिर तौर पर सजायाफ्ता लालू के दरबार पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या जेल प्रशासन से मुलाकात की अनुमति ली गई थी? कड़ी सुरक्षा के बावजूद बिना अनुमति लालू से मुलाकात कैसे? जेल प्रशासन को इस मुलाकात की भनक क्यों नहीं लगी? क्या जेल प्रशासन की जानकारी में मैनुअल की धज्जियां उड़ाई गईं? क्या लालू के इशारे पर चल रहा है प्रशासन? सवाल लालू से मुलाकात और उनके दरबार पर भले ही उठ रहे हों, लेकिन लालू विरोधियों को हेमंत सरकार के भरोसे से संदेश भी दे रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि झारखंड में गठबंधन की सरकार का लालू क्या फायदा उठा रहे हैं? सजायाफ्ता लालू को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने का आरोप पहले से लगता रहा है, तो क्या लालू से मुलाकात करने वालों के लिए प्रशासन की मौन स्वीकृति होती है? बिहार चुनाव के केंद्र में लालू खुद को रखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही विरोधियों को संदेश देने की लालू की कोशिश कि वे अब भी किंग मेकर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी के अंदर प्रत्याशी के चयन को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। एक तस्वीर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली। औरंगाबाद जिले के गो विधानसभा क्षेत्र से आए कुछ नेताओं ने बाहरी का विरोध किया। विरोध को बढ़ता देख जगदानंद सिंह ने वहां कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों पर अपना गुस्सा उतार दिया। एक चैनल के कैमरा पर्सन को धक्का देकर पार्टी दफ्तर से बाहर कर दिया गया। वहीं जगदानंद सिंह का विरोध करने वाले गो के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाहरी उम्मीदवार को वहां के स्थानीय नेता कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग वहाँ पर घूम रहे हैं,
तो हम लोग वहाँ लोग तो बदला रहे हैं, कार्यकर्ता को गुमराह किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग माने विरोध कर रहे हैं बाहर कि हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पार्टी के लिए मरते हैं, समाज के लिए मरते हैं, आफत सुल्तानी सब में मरते हैं। अब आज जब यहाँ टिकट की बात आती है, उम्मीदवारी पेश करने की बात, तो बाहरी आदमी को क्यों, क्या जरूरत है? वहाँ बाहरी आदमी को आजमाया गया। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर पिछले चुनाव में लड़े आरजेडी विधायकों को जेडीयू में शामिल कराने को लेकर बीजेपी में भी विरोध शुरू हो गया है। पिछले दिनों तेघड़ा के आरजेडी विधायक वीरेंद्र महतो को जेडीयू में शामिल करा गया, जबकि ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में तेघड़ा विधानसभा से बीजेपी के सभी 5 मंडल अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी नाराजगी जताई। इन लोगों ने साफ कहा कि अगर ये सीट जेडीयू को जाएगी तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता तेघड़ा में पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। बात है राजद के जो तेघड़ा से विधायक वीरेंद्र महतो थे, अभी वर्तमान में वो जदयू में ज्वाइन किए हैं और बहुत जगह अपना वो संबंध स्थापित कर रहे हैं कि हमको कहा गया क्षेत्र में तैयारी करने के लिए। स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट परंपरागत छोड़ती है और जदयू को ये सीट देती है और उसमें भी वीरेंद्र महतो अगर हमारा कैंडिडेट बनकर आता है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने घर में रहने के लिए बाध्य होगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को फॉर्मूले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसके मुताबिक 135 से 140 सीट पर चुनाव आरजेडी लड़ सकता है। कांग्रेस के हिस्से में 50 से 55 सीटें आ सकती हैं। आरएलएसपी को 23 से 25 सीटें दी जा सकती हैं। तो देखिए, गठबंधन में डील फाइनल है ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा तेज हो गई है। ऐसे कांग्रेस के हिस्से में कहा जा रहा है 50 से 55 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरी सहयोगी है आरएलएसपी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें 23 से 25 सीटें मिल सकती है महागठबंधन में। सीपीआईएमएल को 5 से 10 सीटें दी जा सकती है। वहीं सीपीआई जो है उसे 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भी देखिए सीपीआईएम भी है, उसे भी 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। सीट बंटवारे की चर्चा के बीच बयानबाजी भी हो रही है और जेडीयू ने कहा कि महागठबंधन में सीटों पर घमासान है, तो महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सहमति बनी है, लेकिन संख्या बल पे अभी बात होना बाकी है और शीघ्र ही महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उसके शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आरजेडी कितना पर लड़ेगी, कांग्रेस कितना पर लड़ेगी और जो वीआईपी पार्टी वो कितना पर लड़ेगी, आरएलएसपी कितना पर लड़ेगी, लेफ्ट कितने सीटों पर लड़ेगी। वो सब आप लोग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बताई जाएगी। निश्चित रूप से सीटें तो बढ़ेंगी ही, उसमें कोई ये नहीं है, सबकी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि पिछली बार जेडीयू था, अब जेडीयू हम लोगों से निकल के चला गया बीजेपी के गोद में, तो उसी के हिसाब से कुछ सीटें बढ़ेंगी, सबका जहां जिसकी ताकत है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, कितना सीट कौन लड़ रहा है। मकसद सीधा हम लोगों का है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव हरा के बाहर करना है सत्ता से। महागठबंधन में अगर सीट को लेकर सारा चीज तय कर लिया गया है तो आदरणीय जीतन राम मांझी क्यों निकले? पहला। दूसरा, जो और घटक दल है उसको कितना सीट दे रहे हैं, आने दीजिए समय, देखिए होता है क्या क्या, कौन लोग रहता है। देखिए इनका महागठबंधन का कुनवा बिखर जाएगा, ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा, आने वाला समय बताएगा। एमआईएम बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के इस घोषणा से सीमांचल में मुस्लिम वोटों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भले ही कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्लिम वोटों को लेकर इन सभी पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमआईएम की इस घोषणा से सीमांचल में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की परेशानी बढ़ गई है। तीनों ही पार्टी को बिहार विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज में एमआईएम का प्रदर्शन याद आ रहा है।
सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से आधे से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की पकड़ मजबूत है। अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका फायदा एमआईएम को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस इसे सही नहीं मानती। कांग्रेस अभी भी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम ही मान रही है। वो शुरू से जय भीम का नारा दे रहे हैं कि संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह आप अभी देख रहे हैं बिहार में जो गवर्नमेंट है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दलित के खिलाफ ही काम कर रही है। दलित उत्पीड़न अधिकतर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। किसी पार्टी तो ये क्या कहते हैं, बीजेपी का बी टीम का काम कर रहा है। सत्ताधारी जेडीयू भी एमआईएम को बड़ी चुनौती नहीं मानती। पार्टी को नीतीश कुमार का चेहरा और सरकार के काम पर पूरा भरोसा है। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज सीट पर एमआईएम की जीत को कांग्रेस अपनी चूक बता रही है। पार्टी इस बार उस गलती को नहीं दोहराएगी। और यहाँ नीतीश जी के साथ सभी लोग, मुसलमान का भी सबसे ज्यादा वोट हम लोग लेंगे। नीतीश जी जितना काम किए हैं उसमें कोई दिक्कत, कोई एमआईएम का कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की चूक के कारण वो शिफ्ट कर गया एआईएम। ये एक्सीडेंटल पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, न कि कोई एआईएमआईएम की पकड़ और पैठ का नतीजा नहीं था। पूर्णिया प्रमंडल का चारों जिला मुस्लिम बहुल है। एमआईएम अपने जय भीम जय नीम के नारे के साथ सीमांचल के सियासी जमीन में भूचाल लाना चाह रही है। एमआईएम की तैयारी को विरोधी भले ही बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एमआईएम की घोषणा ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की नींद उड़ा दी है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज सोनपुर पहुंचे, जहां उनका लालू वाला अंदाज दिखाई दिया। सबसे पहले वो बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे और गांव के लोगों को खाना खिलाया। फिर एक नाव पर सवार होकर गांव का जायजा लेने निकल पड़े। तेज प्रताप ने नाव पर एक कुर्सी भी लगवाई और उसके ऊपर बैठ गए। उन्होंने एक समर्थक को नाव पर बिठाया और खुद नाव की पतवार चलाने की कोशिश भी की। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने उनसे बातचीत की तो तेज प्रताप ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। और एक बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से आ रही है। रामगढ़ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पीटीपीएस के विस्थापितों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पीवीयूएनएल के साथ बातचीत विफल होने पर यह लाठीचार्ज किया गया है। विस्थापित और पीवीयूएनएल के प्रबंधन में बातचीत विफल हो गई है। तो देखिए, रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने पीटीपीएस के जो विस्थापित है उन पर लाठीचार्ज किया है। पीबीयूएनएल के साथ बातचीत होने वाली थी जो आज विफल हो गई, और इसके बाद जब नाराज हुए ये विस्थापित, उन्होंने हंगामा शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने इन पर लाठियां भांजी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कैसे दनादन लाठियां चली हैं विस्थापितों के ऊपर रामगढ़ में। और आज वार्ता होने वाली थी यहां जो विफल हुई, उसके बाद विस्थापितों ने यहां हंगामा किया और फिर पुलिस जो मौजूद थी मौके पर, उन्होंने विस्थापितों पर लाठीचार्ज कर दिया है। पीटीपीएस के विस्थापितों पर लाठीचार्ज किया है रामगढ़ पुलिस ने, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीबीयूएनएल के साथ आज बातचीत होनी थी, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा निकली है। इधर चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। पोड़ाहाट जंगल से 18 केन बम बरामद हुए हैं। 15 किलो तक के ये सभी केन बम बताए जा रहे हैं। गोइलकेरा के सुरकुटिया कसुआ मार्ग पर ये केन बम लगाए हुए थे। कच्ची सड़क में सीरीज में बम लगाए हुए थे। सीआरपीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। पोड़ाहाट जंगल से 18 केन बम बरामद किए गए हैं। कच्ची सड़क पर ये केन बम लगाए गए थे और एक एक बम जो है वो 15-15 किलो के बताए जा रहे हैं। लेकिन वक्त रहते इनका पता लगा लिया गया और इसके बाद इनको डिफ्यूज भी किया गया। कच्ची सड़क पर एक सीरीज में सारे बमों को लगाया गया था। वक्त रहते बड़ी कामयाबी मिली और कहते हैं कि एक बड़ी घटना को होने से बचा लिया गया। सोनपुर के लोग 1 महीने से बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिली। सोनपुर से देखिए संजय कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित सोनपुर में है, जो सारण जिले में पड़ता है, और यहाँ पर पिछले महीने भर से बाढ़ की विभीषिका ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हमारे साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह बाढ़ का पानी, और लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए अपने घरों में हैं। चारों तरफ केवल बाढ़ का ही पानी दिख रहा है और इसी नौका के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। और क्या परेशानियां लोगों से बात कर लेते हैं।
ये बाढ़ का पानी कब से है यहाँ पर? ये लमसम सर 1 महीने से ऊपर हो चुका है। बराबर सांप बिच्छी वो निकलते रहता है, किसी को पता नहीं कब क्या सांप काट ले, मतलब जान का जोखिम करके हम लोग इस बाढ़ के पानी को पार करते हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है वो चौंकाने वाली है। एक नौका है, नौके की भी हालत देखिए, इसमें पानी जो है बाढ़ का वो भी इसमें घुसा हुआ है और लोग इसी पानी को निकालते हैं और आवागमन के लिए यही एकमात्र साधन है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी कैसे कटती है आप लोगों की बाढ़ में? क्या करें सर, मजबूरी है, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। हम लोग को जो करना है अपने से खुद करेंगे। परेशानी और लोग जो है अपने घरों में किस कदर रह रहे हैं, देखिए तस्वीर है कैसे यहाँ पर लोग रह पा रहे हैं। घरों के ऊपर में भी आप देख रहे होंगे और किस तरीके से घिर गए हैं बाढ़ के पानी से। घर तो बन गया लेकिन बाढ़ से निदान के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। कब से ये बाढ़ का पानी इलाके में है? इसके पहले कब बाढ़ आई थी? इसके पहले तो हर साल आता है, नहीं इससे कम था, आपकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ज़्यादा क्यों है, क्या कारण है? आप तो लंबा अनुभव रहा होगा। तट बांध जो टूटा, जो वहाँ से सान बांध जो टूटा है वहीं से पानी जो चला है वहीं से सब हुआ है। और ये तस्वीर तब है जब एक बड़ी आबादी जो है वो कोविड-19 से जूझ रही है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी बिहार में बाढ़ की भीषका झेलने को अभिशप्त दिख रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, सोनपुर, सारण। खगड़िया में बाढ़ का पानी कम होते ही मछुआरों को फायदा हो रहा है। खेतों में जमा बाढ़ के पानी से मछली पकड़कर वो उसे बेच रहे हैं, जिससे उनकी ठीक ठाक आमदनी भी हो रही है। मछुआरों से बातचीत की हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में जो 7 नदी है और 7 नदी के कारण जो बाढ़ आती है, सबसे बाढ़ के बाद हम ये दिखाना चाह रहे हैं जो मछुआरे यहाँ का होते हैं उनको इस बाढ़ के पानी से काफ़ी फ़ायदा होता है। यहाँ पे अभी जो मछुआरे हैं कई इलाकों में देखे जा रहे हैं खगड़िया में, जो जहाँ पे पानी जमा हुआ था, खेत में पानी था, बाढ़ का पानी कम होने के बाद काफ़ी संख्या में खगड़िया में जो है सो मछुआरे यहाँ पर मछली का जो है सो उत्पादन करते हैं और जाल लगा करके जो मछली होता है उसको पकड़ते हैं। यहाँ पर एक तरह से कहे तो ये पूरे इलाके में खगड़िया, बेलदौर, अलौली, चौथम, जहाँ जहाँ भी बाढ़ का पानी आया हुआ था और कम होने के बाद जो खेत में पानी लगा हुआ है उसके सहारे ये लोग मछली का उत्पादन करते हैं। नाव के सहारे वो खेत तक पहुँचते हैं और जो मछली पालक होते हैं वो उस मछली को उत्पादन करते हैं। कुछ मछुआरे हैं हमारे साथ। जो बाढ़ पीड़ित में पानी जो आता है ना, तो वही के द्वारा हम मछली मारते हैं और बाल बच्चा को किसी तरह उपार्जन करते हैं। और पानी नहीं आने से हम सब आदमी भूखे रहते हैं। खगड़िया के विभिन्न इलाकों में जैसे सुरेश गेट पुल हो गया, ये सोनमंद की रोड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड PWD नदी हो गया, उसके बाद जो है बागमती हो गया। जो बाढ़ में जो पानी जो मछली जो है सो पूरा नदी फैलता है जिस समय, तो मछली का फैलाव, पानी का फैलाव ज़्यादा होने से मछली में ग्रोथ बढ़ता है। खगड़िया में जो बाढ़ का पानी है इन मछुआरों के लिए ये जीवनदायिनी बनती है और इसी पानी के सहारे वो मछली मारकर अपना भरण पोषण करते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। गया नगर निगम के 22 नंबर वार्ड के अंदर रमना में महादलितों के करीब 1000 की आबादी बसी हुई है। फल्गु नदी में गंदा पानी आने से इस इलाके के भूमिगत जल जो है वो भी गंदा हो गया, जिससे यहाँ के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। सालों पहले बिछाई गई पाइपलाइन बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के चापाकल से झाग वाला गंदा पानी निकल रहा है। शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर स्थानीय लोग पिछले 4 दिनों से अनशन भी कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए नगर निगम के आयुक्त सावन कुमार ने जल्दी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मोहल्ले में जाकर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। इस समय हम लोग हैं गया शहर के बीचों बीच अंदर रमना मोहल्ले में। आप देख सकते हैं कि ये जो मोहल्ला है, ये मोहल्ले में करीब 1000 से 2000 के बीच की आबादी रहती है और यहाँ जो मुख्य समस्या है वो पेयजल को लेकर है। सरकार ने हर घर तक नल पहुँचाने की योजना शुरू की है, लेकिन ये जो मोहल्ला है अभी तक इस योजना से अछूता है। काफ़ी पहले, कई साल पहले यहाँ नल का पाइप बिछाया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये सब बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इससे जो पानी आ रहा था वो काफ़ी गंदा आ रहा था और वो पीने लायक नहीं था। इस मोहल्ले में एकमात्र ये चापाकल है
जिसे यहाँ के एक सज्जन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पानी जब चलता है तो इससे झाग निकलता है। स्थानीय लोग इसी पानी को छान कर पीते हैं, चूँकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पेयजल की जो सही पेयजल है उसकी मांग को लेकर कई दिनों से सत्याग्रह पर भी हैं। एक यहाँ की महिला है, उनसे बात करते हैं। अच्छा चाची, क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग के यही है सर कि हमने सत्याग्रह पर बैठल है 4 दिन से, कोई नहीं आ रहा है। यही गंदगी पानी है, छान छान के पी रहे हैं। और गंगा अथी नदी के छोर पर हम लोग रहते हैं और जो मंत्री विधायक प्रेम कुमार देखने नहीं आ रहा है। इस इलाके में पाइप बिछवाए, लेकिन कुछ दिन बाद वो पानी बदबूदार हो गया। चूँकि इस इलाके में नदी किनारे जो नाला गिर रहा है, उस नाले के वजह से पानी यहाँ बदबूदार है। अपना बोरिंग, हमारा घर भी इसी बगल में है, अपना बोरिंग मेरा भी बदबूदार है। तो हम जो हमारे ही समय में लगा था, पिता महेश्वर नगर निगम के द्वारा एक नदी में बोरिंग कराया गया। वो पानी बहुत अच्छा है। उस पानी का पाइप विस्तार चौक तक गया, इस इलाके में नहीं गया। इस इलाके में जब नहीं गया तो लोक शिकायत निवारण में भी हम केस किए कि भाई इस इलाके में पाइप बिछाओ, तो ये झूठा दे दिया कि हम बिछा दिया। ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये नगर निगम जो है झूठ बोल दिया लोक शिकायत में, जो कि पाइप बिछा दिया, लेकिन हकीकत है कि इस इलाके में जो पाइप बिछी उसमें पानी सही नहीं आया और अभी भी लोग यहाँ का गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे इनका जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।